हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई ऋतिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो मेरे प्यारे साथियों और बहन भाइयों, आज की जो हम क्लास करने वाले हैं ये कक्षा 11 के जो हमारे प्यारे छोटे बहन भाई हैं, ठीक है, जो कक्षा 11 में कृषि विज्ञान से, ठीक है, ये फिजिक्स का पेपर है, यानी कि फिजिक्स का मॉडल पेपर है, यूपी बोर्ड ने भेजा था। उसका क्या इसमें आंसर है। उससे पहले क्या है, अगर आपने मॉडल पेपर नहीं देखा है, एक बार जाकर जो इसके एमसीक्यू वगैरह हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो उसमें क्या मैंने करा दिए हैं। अगर नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको और डिटेल में चाहिए उसके आंसर तो आप इसको इस वीडियो पर क्या है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें मुझे और बताएं, ठीक है। ये जो है, अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आप अपने 18 नंबर क्या पक्के कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। क्योंकि कुछ इस तरीके की क्वेश्चन आएंगे और इसमें क्या मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको किस तरीके के बनने वाले हैं। जैसे कि आपके क्या एग्रोनॉमी में यानी कि सस्य विज्ञान में क्या बने थे, ठीक। तो इसलिए आप इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक क्या पहुंच जाए। तो दोस्तों चलते हैं, गैर टाइम वेस्ट करें आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है उस मॉडल पेपर का क्या है उसका मॉडल पेपर का 19, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, कारण और निवारण को किरण आरेख द्वारा क्या स्पष्ट करना। यानी कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, क्या कारण होता है बनने का उसके बारे में बताना, और हम उसे क्या किस तरीके से कम कर सकते हैं उसके बारे में क्या बताना। किसके थ्रू? किरण आरेख के थ्रू। यानी कि ये क्या है, आपको डायग्राम भी इसके क्या बनाना है। तो दोस्तों इसमें क्या मैंने डायग्राम तो नहीं बनाया है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से भी लिखाओगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक। इस तरीके से भी लिखा हो तो नहीं कटेगा, क्योंकि देखो थोड़ा मैं क्या टाइम नहीं लग पाया इस वजह क्या इसमें डायग्राम नहीं बना पाया, ठीक। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले हम इसकी क्या देखते हैं, निकट दृष्टि दोष की डेफिनेशन। निकट दृष्टि दोष एक नेत्र का दोष है जिसमें व्यक्ति केवल क्या पास की वस्तु क्या देख सकता है, स्पष्ट तरीके से देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु क्या धुंधली दिखाई देती है। उसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और दूर दृष्टि में क्या होता है, इसका क्या उल्टा हो जाता है, इसी का क्या उल्टा हो जाता है। अगर आपसे क्या दूर दृष्टि में क्या दूर की वस्तु क्या ठीक दिखाई देती है, अच्छी दिखाई देती है, पास की वस्तुएं वो दिखाई नहीं देती, तो उसे क्या कहते हैं दूर दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या आपको इस तरीके से क्या दो क्वेश्चन क्या आपके बन गए, ठीक है। आप इस तरीके से क्या पढ़ के जाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखो मॉडल पेपर में निकट दृष्टि दोष दे रखा है, इसकी आने की संभावना है इसमें से या तो आपको निकट या दूरी में से क्या एक पूछेगा जरूर 100%, ठीक है। 5 नंबर में 6 नंबर में पक्का आपको मिलने वाला है, ओके। चलते हैं इसका मुख्य कारण, यानी कि इसका मुख्य कारण क्या होता है, जो हमारे निकट दृष्टि दोष है उसका कारण होने का क्या कारण है। जो हमारे नेत्र गोलक है, ठीक है, नेत्र गोलक का क्या अधिक लंबा हो जाना है, क्या जो हमारा नेत्र गोलक है उसका क्या अधिक लंबा हो जाना, और आँख के लेंस की फोकस दूरी क्या है कम हो जाती है। आँख का ये लेंस है उसकी फोकस दूरी क्या कम हो जाती है। इसके क्या ये मुख्य कारण है, ओके। चलते हैं आगे। इसके कुछ परिणाम हैं, इनके क्या परिणाम होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। प्रकाश की किरणें रेटिना पर ना गिरकर उसके क्या पहले ही क्या अभिसरण हो जाती हैं, इसके क्या ये परिणाम होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, जो हमारी रेटिना होती है, ठीक है, आँख की, उस पर ना गिरने से क्या है उससे पहले ही क्या प्रतिबिंब बना लेती है, यानी कि क्या अभिसार हो जाती है। तो उसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष क्या हो जाता है, ठीक है। इसका निवारण हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसके दोष को यानी कि हटाने के लिए अवतल लेंस का क्या प्रयोग करते हैं, जिसे क्या जो निकट दृष्टि दोष की दिक्कत है, जिसे क्या पास की चीज़ें नहीं दिखाई जाती, तो उनके लिए चश्मा बनाते हैं हम, अवतल लेंस के द्वारा क्या बनाया जाता है, यानी कि ठीक किया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया इसका क्या पॉइंट। आप इस तरीके से लिख के आओगे तो आपको नंबर नहीं कटेगा, ठीक। अब क्या रहा क्वेश्चन नंबर 19 का दूसरा, ठीक है, इसी का क्या दूसरा क्या कहे, वेस्टिन स्टोन सेतु में किस दिशा में धारामापी में विशेष शून्य हो जाता है, स्पष्ट कीजिए। जो हमारी वेस्टोन है सेतु से धारामापी का विक्षेपण उस दिशा में शून्य हो जाता है जब विभव अंतर V और D बिंदुओं के बीच शून्य होता है। यह स्थिति केवल संतुलन अवस्था में क्या होती है, ठीक। इसका क्या है नियम है, ओके। चलते हैं आगे। अब देखते हैं क्या अथवा, ठीक है। अगर आप उस क्वेश्चन को नहीं करते हैं 19 का तो आप अथवा करके भी कुछ आपको क्या मिलेंगे, तो आप क्या ऐसा कर सकते हैं। कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखना और मात्रक लिखना है, इसका क्या है मान किन किन कारकों पर क्या निर्भर करता है। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसके जो परिणाम है मात्रक है उनके बारे में क्या बताना है। विशिष्ट प्रतिरोधक क्या होता है, किसी वस्तु के एकांक आयाम, ठीक है, एकांक आयाम या इसकी लंबाई 1 मीटर के अनुसार अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर
वाले चालक के सिरों के बीच में उत्पन्न प्रतिरोधक को विशिष्ट प्रतिरोध या रोधकता कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट विशिष्ट प्रतिरोध या रोधकता कहते हैं। इसे क्या हम रूप से यानी कि रोप से क्या डोनेट करते हैं, इसके द्वारा क्या व्यक्त किया जाता है। ये रोप का क्या साइन होता है। इसका अगर गणितीय सूत्र की बात करते हैं, यानी कि रूप या सूत्र की बात करते हैं, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रूप अपॉन एल अपॉन ए हो जाएगा। क्या होगा, एल अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या सूत्र हो जाएगा। ठीक, इसमें देख लेते हैं कि विशिष्ट रोध प्रतिरोध में क्या है, आर क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। आर जो होगी, जो चालक का प्रतिरोध होगा वो उसकी होगी। ठीक है, एल क्या होगी, चालक की लंबाई होगी। ए से क्या होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि एरिया हो जाएगा। रूप विशिष्ट प्रतिरोध का क्या ये दर्शाता है हमारा। ठीक, अब इसकी बात करते हैं मात्रक की। किसकी, मात्रक की बात करते हैं। ऐसा ही मात्रक इसका क्या होता है, ओम मीटर होता है। और सीजीएस मात्रक क्या, ओम सेंटीमीटर के आसपास क्या ये होता है। इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, आपसे पूछ सकेगा। ठीक है, ये पूछेगा 100%। ठीक, अब कह रहा किन्हीं किन्हीं दो कारणों पर क्या निर्भर करता है, यानी कि इसके क्या किन्हीं दो कारण क्या लिखने हैं हमें, तो मैंने क्या 4 लिख रखे हैं। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, तापमान पर करता है, और शुद्धता पर करता है, और क्रिस्टल संरचना पर करता है। ओके, चलते हैं आगे। अब कह रहा क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 का क्या कह रहा है, ए। ठीक, 20 का ए देखते हैं क्या कह रहा। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत दीजिए, लिखिए, और 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 50 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु को नीचे की ओर गिराया जाता है तो पृथ्वी पर टकराने के ठीक पूर्व पिंड की वेग क्या होगा। ठीक है, इसमें क्या ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, एक होता है हमारा क्या आर्किमिडीज साइंटिस्ट थे उनका सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्या पता होना चाहिए दोनों। ठीक है, इनमें से 100% एक में से आपको क्या पूछेगा। ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है वो सुनो आप। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही क्या नष्ट किया जा सकता है। यानी कि जो हमारी ऊर्जा होती है उसे ना उत्पन्न किया जा सकता, ना नष्ट किया जा सकता। केवल उसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या परिवर्तित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, एक रूप से लेकर दूसरे रूप में क्या परिवर्तित किया जा सकता है। उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं इसका कोई जो सवाल है ये हमारा। ठीक है, ये वाला सवाल है। अब इसके सवाल के बारे में क्या है सोल्व कर लेते हैं। ठीक, सवाल में दिए गए डाटा के अनुसार जो हमारा द्रव्यमान है इनकी मास जिसे बोलते हैं एम से इसे क्या डोनेट करते हैं 50 ग्राम है। इसे क्या हम केजी में क्या कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 1000 से क्या भाग कर देंगे 50 ग्राम को। ठीक है, इस तरीके से 1000 से हम भाग करेंगे तो हमारा क्या केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये 0.05 केजी के आसपास क्या हो गया। ऊंचाई की बात करते हैं मीटर प्रति सेकंड। देखो क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमारे सब क्या है ग्राम में है और क्या इसमें सब मीटर में है, तो इसमें क्या हम कन्वर्ट करना पड़ता है हमें। ठीक है, जो उसका है सी जी एस जो सी जी एफ एस ये क्या पद्धति पड़ी होंगी तो उस तरीके से क्या आप कन्वर्ट करना जरूरी होता है। ठीक, अब क्या गुरुत्व त्वरण, ये गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास क्या होता है जी का, यानी कि स्मॉल जी का मान जो होता है ये होता है। आपसे पूछेगा कि गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, गुरुत्व स्थितिक ऊर्जा का सूत्र क्या होगा। ठीक है, यानी कि पी बराबर कितना होगा एम जी एच, कितना हो जाएगा पी एम जी एच। ठीक, तो पी जो होगा यानी कि हमारी पार्शियल एनर्जी इसे बोलते हैं। ठीक है, सॉरी कुछ और बोलते हैं, पी से आप क्या ध्यान रख सकते हैं इसे। ठीक, यानी कि गुरुत्वीय स्थानीय ऊर्जा का सूत्र जो होगा, तो इसमें क्या एम कितना दे रखा हमारा 0.5 kg। ठीक है, 0.05 kg लिख लिया हमने, फिर इसके बाद इंटू लगा दिया इसके अंदर, फिर उसके बाद जी, इसमें क्या दे रखा हमें सूत्र में जी दे रखा, तो जी का मान कितना 9.8 लिख लिया। ठीक, फिर उसके बाद क्या हमें हाइट दे रखी है, हाइट कितनी हमारी 10 मीटर, तो हमने क्या हाइट लिख ली। ठीक, उसके बाद क्या करा, इनका हमने गुणा करा दी, क्या करा दी इन सब की क्या गुणा करा दी, तो गुणा कराने के बाद हमें कितना प्राप्त हुआ 4.9 जूल क्या हमें प्राप्त हुआ। नोट, ऊर्जा का संरक्षण के अनुसार यानी कि पी बराबर के ई काइनेटिक एनर्जी के क्या बराबर होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के क्या बराबर होता है। ठीक, इसलिए क्या आप पी बराबर को की करके भी क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी के लिख सकते हैं। ओके, अब कहते हैं गतिज ऊर्जा का सूत्र। अब हमें क्या करना है, उसकी वेग की जो गति है वो ज्ञात करनी है। ठीक है, वेग क्या हमें ज्ञात करना है इसमें। ठीक, ये क्या हमें ज्ञात करना है, तो इसमें क्या गतिज ऊर्जा का सूत्र लगाएंगे हम इसके, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है 1/2 mv²। ठीक है, mv²। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी, तो दोस्तों कितनी आई थी ये देख सकते हैं आप, ये आई थी हमारी जो काइनेटिक एनर्जी थी ये आई थी। तो हमने क्या ये काइनेटिक एनर्जी हमने 9.4.9 लिख ली, फिर उसके बाद क्या ये सूत्र लगाया हमने ये वाला
1/2 इसके सूत्र में है, तो m का मान 0.5 kg क्या था इसका, ठीक है। ये वाला क्या 0.5 kg m का मान था द्रव्यमान का, और इनटू क्या हमें वेग, क्या हमें वेग स्क्वायर क्या हमें ज्ञात करना। तो इसका क्या हमने फिर इसका ये सोल्व करा, ये क्या हमने क्या करा सोल्व करा। तो ये जो वाला v है हम इधर ले आए क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना। तो ये वाली ये चीज़ है, ठीक है, ये इधर आ जाएगी इंटू 2/0.5 kg क्या इसके नीचे आ जाएगा, ठीक। फिर बी स्क्वायर से क्या हमने काट दिया, ठीक। जिसमें ये पॉइंट है, ये पॉइंट से पॉइंट हमने क्या कैंसिल कर दिया। तो अब हमें क्या बता बी स्क्वायर बराबर 9.8, यानी कि इसके बाद पॉइंट के बाद कितने जीरो था, एक जीरो था ये वाला, ठीक। तो इसके बाद कितना बता हमने कितना लिख लिया 980/5 क्या लिख लिया। फिर उसके बाद कितना काट के भाग करने पर हमें 196 बता। 196 किसका वर्गमूल होता है, 14 का होता है। इसका ये आंसर क्या आएगा, यानी कि वेग की जो गति होगी वो कितनी होगी 14 मिनट पर सेकंड के हिसाब से क्या आएगी, ठीक। तो और चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं 20 का बी, ठीक है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ एवं वृत्त त्रिज्या आर है, तो इसमें क्या संबंध ज्ञात करना है आपको, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्या आपको 2 नंबर में या 4 नंबर में 100% पूछेगा, क्योंकि इसमें मॉडल पेपर में लॉन्ग में दे रखा, तो आपको क्या इसमें जरूर पूछेगा, इससे क्या जरूर पूछेगा, संबंधी पूछेगा 1 नंबर में, तो आप इतना लिखना फार्मूला, ठीक। फोकस दूरी का अर्थ क्या होता है, फोकस दूरी वह दूरी होती है जहाँ पर किसी दर्पण से क्या परिवर्तित किरणें एक बिंदु से जाकर मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं, या फोकस दूरी का अर्थ होता है, ठीक। इसका फार्मूला होता है एफ बराबर r/2 होता है, इसका ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्या न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है आपको, जहाँ आर क्या होता है वक्र त्रिज्या होती है, और एफ क्या होता है हमारी फोकस दूरी होती है, ठीक। अब आगे चलते हैं, अथवा वाले देख लेते हैं, ठीक है। क्या अथवा वाला पेच, ये कह रहा है कि पेच मापी के पिच क्या होता है, मतलब उसे बताइए। वो जो पेच का से घुमाने पर एक पेच को 2 मिलीमीटर आगे बढ़ता है। यदि पेच मापी के वृत्तीय पैमाने की 50 खाने हैं तो पेच मापी का पिच एवं अल्पतमांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या पेच मापी की जो पिच है उसकी डेफिनेशन लिखनी है। पेच मापी के पिच से क्या समझते हैं, इनकी पिच वह दूरी होती है, इनकी पिच क्या एक वह दूरी होती है जिससे क्या पेच का एक चक्कर लगाने में तय की जाती है। इनकी पेच क्या होता है, पेच मापी का जो पिच है वो क्या होता है, पिच द्वारा जो दूरी चली गई है, एक चक्कर लगाया गया है, उसे क्या कहते हैं पेच मापी का पिच कहते हैं, ओके। इसमें दिया गया है इनकी 5 चक्कर घुमाने पर क्या है, ठीक, क्या पेच मापी 2 मिलीमीटर आगे क्या बढ़ता है। उसके बाद बात करते हैं वृत्तीय पैमाने पर क्या विभाजनों की संख्या कितनी है इसमें 50 है, कितनी है 50 है, यह हमारे क्या न्यूमेरिकल में दे रखा है, ठीक। आगे चलते हैं, पेच मापी का पिच क्या होता है, वह दूरी, ठीक, वह दूरी जो स्क्रू द्वारा पूरा घुमाकर आगे बढ़ाया था, तो उसे क्या कहते हैं पेच मापी का पिच कहते हैं, ठीक है। पेच मापी इसका पिच कितनी है इसमें 2 सेंटीमीटर, ठीक, कितनी है 2 सेंटीमीटर, यानी कि कितना 2 सेंटीमीटर ही क्या आगे बढ़ाया गया पेच मापी को घुमाकर, ठीक। अल्पतमांक की बात करते हैं, चूड़ी अंतराल बटे वृत्तीय पैमाने पर रखे गए स्थानों की संख्या, ठीक। तो कितनी है हमारा चूनी अंतराल कितना था हमारा, ये पिच था 2, और उसके बाद कितने खाने संख्या दे रखी है हमारी 50 दे रखी है, ठीक है। तो हमने क्या है 50 कर लिया, उसके बाद क्या हमने भाग कर दिया 0.04 मिलीमीटर आ गया, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अथवा के बी की, ठीक है। यानी कि आपेक्ष आर्द्रता किसे कहते हैं, सूत्र से स्पष्ट कीजिए, इसका मान 1 से अधिक नहीं हो सकता, ये भी क्या आपको सिद्ध करना है। आपेक्ष 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 आर्द्रता यानी कि रिलेटेड ह्यूमिडिटी, इसे RS से क्या डोनेट करते हैं। किसी निश्चित ताप पर वायु में उपस्थित वास्तविक जलवाष्प जलवाष्प की मात्रा तथा उसी तापमान पर वायु में उपस्थित होने वाले अधिकतम जलवाष्प की मात्रा के अनुसार को RH यानी कि रिलेटेड ह्यूमिडिटी कहते हैं। ये क्या इसकी डेफिनेशन होगी इतनी, ठीक, नोट करके लिख रखा है। इसे क्या हम परसेंट में क्या डोनेट करते हैं। रिलेटेड ह्यूमिडिटी होगी यानी कि आपेक्षिक आर्द्रता जो होगी वो किस में नापी जाती है, परसेंटेज में नापी जाती है, ठीक। इसका ये सूत्र होगा क्या होगा, RH का वास्तविक जलवाष्प इंटू अधिकतम जलवाष्प इंटू 100, ठीक है। इसका क्या है फार्मूला होगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये आपको क्या पता होना चाहिए। निष्कर्ष क्या निकलता है इससे ये देख लेते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि जो हमें सिद्ध करना, आपेक्षिक आर्द्रता हमेशा 0 से 100 सेंटी के बीच में होती है, और इसका मान 1 से अधिक नहीं हो सकता। इसका मान क्या 1 से अधिक नहीं हो सकता, इस वजह से, ठीक।
आगे चलते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 का ए, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 21 है उसका ए की बात करते हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी पर आपके लिए क्या है 18 नंबर पूरे दिला के जाएगी 100%, ठीक है, इसलिए आप क्या इस वीडियो में बने रहें। एक आवेश एवं आवेश का प्रवाह की दिशा में क्या संबंध है? किसी परिपथ में 5 एम्पीयर की धारा 8 सेकंड तथा प्रभावित की जाती है तो उसका समान अंतराल्य में परिपथ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए, ठीक है, उसमें क्या उत्पन्न ऊष्मा की क्या गणना हमें करनी है। ओके, कह रहा है कि विद्युत धारा, सबसे पहले क्या हमें डेफिनेशन लिखनी है। विद्युत धारा प्रभाव की दिशा में धनात्मक आवेश से क्या ऋणात्मक आवेश की ओर जाती है, जबकि इलेक्ट्रॉन का प्रभाव विपरीत दिशा में होता है। सबसे पहले आपको क्या ये लिखना है, फिर उसके बाद इसका सूत्र लिख देना आवेश का, ठीक है, किसका, आवेश का। Q बराबर आई इंटू टी, या आप इस तरह लिख रहे आई बराबर क्यू अपॉन टी क्या है लिख सकते हैं, जिसमें आई विद्युत धारा हो जाएगी, क्यू क्या हो जाएगा हमारा कुलाम आवेश हो जाएगा, कुल आवेश हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा हमारा समय हो जाएगा। ओके, आपको क्या अपनी बोर्ड कॉपी में कुछ इसी तरीके से क्या सेम टू सेम लिख के आना है अगर ये क्वेश्चन आपको क्या मिलते हैं तो। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻ के सी के आसपास क्या होता है, तो कुलाम आवेश बराबर क्या होगा Q बराबर आई इंटू टी हो जाएगा। तो इसमें क्या हम निकाल लेंगे, जिसमें आई कितना दे रखा है 5 एम्पियर, टी कितना दे रखा है समय 8 सेंटीमीटर, क्या उस न्यूमेरिकल में हमें दे रखा है। ये आप क्या देख सकते हैं इधर, 1 मिनट, एम्पियर यानी कि ए कितना दे रखा हमारा 5 और टाइम कितना दे रखा 8 सेकंड, ठीक। ये क्या हमें इस फार्मूले में लगा दिया, जो हमें क्या है कुल आवेश हमें निकालना है, तो इसमें क्या हमने लगा दिया, तो कुल आवेश लेकर के आ जाएगा कितना हमारा 40 आ जाएगा, ठीक है। इसकी क्या हमने आपस में गुणा कर दी, ये क्या हमारा 40 आएगा ये फार्मूला लगाने के बाद। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, एन बराबर क्यू अपॉन ई से क्या निकालते हैं, फिर उसके बाद क्या 40 अपॉन ये सब क्या हमने कर दिया, फिर उसके क्या है 2.5 10⁻20 क्या है इसके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, ये माइनस की चीज़ है वो ऊपर में क्या पहुंच जाती है, तो इसका ये क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। ऊष्मा की गणना यानी कि जूल का नियम के अनुसार करते हैं। जूल के नियम के अनुसार H बराबर एम्पियर का स्क्वायर इंटू आर टी, ठीक, जहाँ क्या आई कितना हमारा 5, आर कितना 20 ओम है और समय कितना देखा 8 सेकंड का। इसमें क्या मेरा ये फार्मूले में क्या लगा दिया, तो 5 का स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है, आई का क्या स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया इंटू आर कितना हमारा 20 है तो हमने 20 लिख दिया, और टी कितना हमारा 8 है तो हमने 8 लिख दिया, आर लिख दिया यहाँ, ठीक। उसके बाद क्या ये स्क्वायर हमने कर दिया, फिर उसके बाद एच बराबर निकालते हैं हम 25, यानी कि वर्ग कितना हो गया 25 इंटू 20, तो इसके बाद 25 इंटू 160 हो गया, तो कितना हो गया 4000 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं ध्वनि तरंगों की उत्पत्ति और संचरण एवं अभिग्रहण को समझाना है। ध्वनि तरंगें सबसे पहले किसे कहते हैं, ध्वनि तरंगों की उत्पत्ति एवं कंपनशील वस्तु से होती है, यानी कि ध्वनि जो तरंगें उनकी उत्पत्ति कंपनशील वस्तु जो होगी उससे होती है, जबकि कोई वस्तु कंपन करती है तो वह अपने आसपास की वायु है उस वायु या अन्य माध्यम से क्या कंपन उत्पन्न करती है, जिसे क्या ध्वनि तरंगें पैदा करती हैं, ठीक है। ये वायु में होगी तभी क्या ध्वनि उत्पन्न करेगी और उससे क्या हमारे शरीर तक इसकी आवाज़ आएगी, यानी कि कानों तक हमारी आवाज़ आएगी, ठीक है। उदाहरण के लिए को क्या क्या चीज़, गिटार का बजना है, जो ड्रम है उसे हम क्या झिल्ली होती है उससे क्या कंपन करते हैं, और क्या है घंटी बजने पर क्या जो उत्पन्न होती है कंपन, ठीक, ये क्या है इसके एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये कहते हैं, ठीक। आगे चलते हैं ध्वनि तरंगों की संचरण, यानी कि जो ध्वनि तरंगें वो किसके थ्रू चलती हैं। ध्वनि तरंगें एक माध्यम से जैसे ठोस द्रव तथा गैस के कणों के कंपन द्वारा आगे बढ़ती हैं। ध्वनि तरंगें क्या होती हैं, यांत्रिक तरंगें क्या कहलाती हैं, ध्वनि तरंगें क्या कहलाती हैं, यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। आपसे पूछेगा कि ध्वनि तरंगों को किस नाम से जाना जाता है, तो यांत्रिक तरंगों के नाम से क्या जाना जाता है, जो मध्यम के कणों के अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य कंपन से क्या संचरित होती हैं, ठीक। ये क्या हो गया हमारा ध्वनि तरंगों का संचरण। ध्वनि तरंगों का अभिग्रहण किस तरीके से करते हैं, यानी कि ध्वनि तरंगें क्या ग्रहण करने की क्रिया को क्या अभिग्रहण करते हैं। जो हमारी ध्वनि तरंगें हैं वो हमारे कानों तक आती हैं, उन्हें क्या ग्रहण करते हैं या क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं अभिग्रहण कहते हैं, ठीक। अब देख लेते हैं अथवा वाला, ठीक है, ये क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला तो।
ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल भी है आपका, वो सब चीज़ है। सबसे पहले देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। और एक 5 सेंटीमीटर वस्तु उत्तल लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, लंबाई एवं आवर्धन क्या ज्ञात करना। हमें क्या इसकी कितनी चीज़ ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ से बनेगा, कितना बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, या इस तरीके से बताना। उसकी प्रकृति, यानी कि उसकी, जैसे मैंने आपको बताया किस तरीके की लंबाई उसकी कितनी होगी, ठीक है। और आवर्धन, यानी कि उसका क्या आवर्धन होगा, ये क्या इसमें बताना है। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, इसका लेंस की फोकस दूरी किसे कहते हैं उसके बारे में देखते हैं। ओके, जो लेंस की फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ जिसे बोलते हैं, वह दूरी होती है जो लेंस के केंद्रक के फोकस बिंदु यानी कि फोकल पॉइंट तक होती है। यह दूरी बताती है कि जब कोई वस्तु अनंत दूरी पर हो तब उसका प्रतिबिंब क्या होगा, फोकस दूरी बनाता है। ठीक है, जब कोई वस्तु अनंत दूरी पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, फोकस बिंदु बनाता है। इसका जो मात्रक होता है सेंटीमीटर या मीटर, क्या दोनों हो सकते हैं, इसके मात्रक ये हो सकते हैं। ओके, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखे आप इस तरीके से लिखा होगा तो आपका नंबर एक भी नहीं कटेगा। ठीक, आपने क्या एक दो पेपर क्या इस दे भी दिए हैं तो आपको कुछ इससे क्या आइडिया लग गया होगा। फिर है प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति की लंबाई, आवर्धन क्या, हमें ये सब चीज़ ज्ञात करनी है। तो दिया गया हमें क्या, वस्तु की लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है उसमें न्यूमेरिकल में। ठीक है, वस्तु की क्या है दूरी, यानी कि इसे क्या यू से हम डोनेट करते हैं तो माइनस के 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इस लेते हैं क्योंकि ये क्या हमारा कौन सा लेंस है, इसके अंदर हम उपयोग करते हैं उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस के लिए क्या हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक, फोकस दूरी कितनी है हमारी 20 सेंटीमीटर दे रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति के लिए सूत्र क्या है, 1/v माइनस 1/u अपॉन बराबर 1/f का ये क्या फार्मूला हो जाएगा। फिर उसके बाद जो जो चीज़ हमें दे रखी है इस फार्मूले के हम अंदर लगाते चले गए। ठीक है, उसके बाद क्या हम इसे सब क्या सोल्व कर दिया तो हमारे कितना आया, ये सोल्व करने के बाद सब कितना है -20 आया। कितना है -20 आया। देखो न्यूमेरिकल थोड़े इजी होते हैं करने, बस आपको उनका फार्मूला पता होना चाहिए और उनका लिखने का तरीका होना। ऐसा नहीं है कि आप न्यूमेरिकल करते हो कि आपके नंबर कट जाएंगे, आप जहाँ तक सही करोगे तो वहाँ तक क्या आपको नंबर पूरे मिलेंगे। अगर आप इतना भी लिख के आते हो ना, अपने न्यूमेरिकल में इतना भी लिख के आओगे तब भी आपको नंबर मिलेगा। ये नहीं कि हाँ हमने न्यूमेरिकल कर दिया तो नंबर आपका कटेगा, जितना आप करोगे उतना नंबर आपको मिलेगा। ठीक, अगर आपने फार्मूला भी लिख दिया तो आपको एक नंबर 100% मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप किसी बेसिस में क्या मिस्टेक हो जाती है आपकी करते टाइम, अगर आपने फार्मूला ठीक लिखा तो आपको एक नंबर पक्का 100% मिलेगा ही। ठीक, चलते हैं आगे, प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में बता देते हैं। जो इस कैश की नकारात्मक जो नकारात्मक निगेटिव है, ठीक है, मान आया है तो उसमें v माइनस के 20 आया था बनता है तो इसका क्या प्रतिबिंब आभासीय होगा। कैसा होगा, खाली आभासीय होगा। प्रतिबिंब सीधा और वास्तविक, प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा और वस्तु के तरफ बनेगा। ठीक है, कैसा होगा, तरफ बनेगा। आवर्धन कैसे ज्ञात करते हैं तो इसका फार्मूला होगा ये होगा, यानी कि v/u। m बराबर क्या होगा, यानी कि हमारा v कितना आया था, ये v कितना आया था हमारा -20 आया था। ठीक है, u हमें माइनस के क्या पहले से दे रखा हमारे 10, तो हमने इसकी गुणा कर दी तो m क्या हमारा, ये हमारे क्या m ज्ञात हो गया। ठीक, बात करते हैं प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई हम किस तरीके से निकालते हैं तो l बराबर, ठीक है, इसे क्या हम l से लिख सकते हैं। ठीक, इसे क्या हम l बराबर क्या कर सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई निकालने के लिए, तो हम कर देंगे m इंटू एच। ठीक है, उसमें क्या हमारी हाइट कितनी दे रखी थी 5 सेंटीमीटर, जो हमारी m है कितना आया था, ये हमारा m कितना आया 2, तो इसमें कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, ये क्या हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो थैंक यू दोस्तों, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से क्या समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई हो तो आप हमारे कमेंट करके जाएं कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें जिससे क्या वो इस वीडियो का लाभ ले सकें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अगर आपको ये PDF चाहिए तो मैं आपको क्या एक नंबर देता हूँ, उस पर क्या आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करें, पर एक शर्त होनी चाहिए, इस चैनल को अपने 2 दोस्तों तक जरूर शेयर करें जो आपके क्या बिल्कुल प्रिय मित्र हैं। ठीक है, आप जिन्हें क्या प्रिय मित्र मानते हैं उन तक जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 95 28 63 90 99। ठीक है, इस पर आप क्या ये 90 है, इस पर क्या मैसेज करो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्या आपको ये PDF मिलेगी। और एक शर्त है, हमारे चैनल को आपको क्या सब्सक्राइब होना चाहिए। ठीक है, और कमेंट करा हुआ होना चाहिए वीडियो के अंदर, आपने कैसा कमेंट करा है इस तरीके के क्या सब होना चाहिए। जो भी नोट्स है मेरे पास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्या आप तक पहुँच जाएंगे।
देखो मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा, तो आप दोस्तों इतना तो क्या सपोर्ट तो बना ही सकते हो नहीं अपना। ठीक है, आप सपोर्ट बनाओगे तो ये भी उससे क्या खुशी मिलती है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली क्लास में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।